नमस्कार दोस्तों। आप सब जानते हैं कि साल की शुरुआत में मैं जम्मू कश्मीर आ गया था। मैंने सोशल मीडिया पर और चैनल की कम्युनिटी में आपको एक पोस्ट लिखकर यह भी बताया था कि भाई शायद मैं रोजाना यहां से मैं वीडियो लाइव ना कर पाऊं, क्योंकि लाइव के लिए आपको अपने ऑफिस की व्यवस्था, स्टूडियो की व्यवस्था की दरकार होती है। साथ ही साथ बहुत अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, जो बाहर जाकर कहीं भी नहीं मिलती। हम मुंबई गए थे, वहां पर भी नहीं मिली थी। अंबानी जी के घर के बाहर 5G नहीं चल रहा था जियो का। तो यह समस्या सब जगह रहती है, जम्मू कश्मीर में भी है। हालांकि यहां पर पोस्ट पेड नंबर अगर आपका बाहर का है, आउट स्टेशन का, तो वो लगातार चलता रहता है। प्रीपेड नंबर यहां पर नहीं चलते हैं। मैं भी पोस्ट पेड नंबर अपना लेकर यहां पर आया था, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी बड़ी खराब है और कहीं पर 3G चलता है, कहीं पर 4G, कहीं पर 5G। तो मैंने तय किया कि भाई लाइव बात करने के बजाय कोशिश करेंगे कि आपसे एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करके संवाद किया जाए। कल रात मैंने ग्लोबल हर्ष पर एक वीडियो बनाया था, उसके बारे में हमने जरूर आपको अवगत करा दिया था। आज कोशिश करेंगे कि जो अभी 2 दिन के अनुभव हैं जम्मू कश्मीर को लेकर मेरे, खासतौर से श्रीनगर में जो 2 दिन में मैं घूमा हूं, उसके बारे में वो मैं आपसे निश्चित रूप से शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने मुझसे कमेंट लिखकर पूछा था, खासतौर से मेरी जो वीडियोस थी या मेरी जो पोस्ट थी सोशल मीडिया की, उसके नीचे लिखा था कि हर्ष जी 370 हटने के बाद यहां पर क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में आपसे हम जरूर उम्मीद करेंगे कि आप कुछ रिपोर्ट देंगे। और मैंने आज दिन भर आपको बताऊं किन किन लोगों से बात की। एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी से बात की जो पहले एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे, उनकी राय ली। जो मेरा ड्राइवर था, मुस्लिम था, यहां तो सभी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर ज्यादातर मुस्लिम है, उससे मैंने बात की। वो तो दिन भर मेरे साथ घूमता रहा, उससे मैं लगातार बात करता रहा। फिर हम डल झील गए, वहां पर भी मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, शिकारे वाले से, हाउस बोट वाले से। इसके अलावा वहां पर जो फ्लोटिंग मार्केट है, जिसमें लोग, सारी दुकानें जो है वो पानी के बीच में ही हैं और वहां पर लोग बड़ी अच्छी खासी शॉपिंग करते हैं, वहां से फीडबैक लिया। शंकराचार्य मंदिर से हमने शुरुआत की थी आज दौरे की, उसके बारे में एक खासतौर से बात आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ हमने उसके बाद लाल चौक पर आज का अपना दिन खत्म किया, जो कि सबसे की पॉइंट है श्रीनगर का, सबसे मेन पॉइंट है। कह सकते हैं जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है अपना, उसी तरीके से लाल चौक है, उसके आसपास शानदार अत्याधुनिक दुकानें हैं और बड़ा चहल पहल वहां पर रहती है। देखिए, कश्मीर के बारे में जो प्रथम फीडबैक था, आज जैसे ही हम अपनी टैक्सी का इंतजार कर रहे थे तो एक जनाब निकल कर जा रहे थे इंडस्ट्रियल एरिया से, और वैसे ही दुआ सलाम हुई उनसे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप लोकल हैं? उन्होंने कहा जी मैं लोकल हूं, मैं सरकारी डिपार्टमेंट में था, किसी, शायद वो किसी कंस्ट्रक्शन वाले किसी डिपार्टमेंट में थे, उसमें थे। उन्होंने कहा मैंने नौकरी, उसके बाद रिटायरमेंट हो गई, उसके बाद मैं एक फैक्ट्री में जहां पर जनरेटर्स बनाए जाते हैं वहां पर मैं काम करता हूं। तो मैंने पूछा कि भाई बताइए कैसा चल रहा है? तो उनका कहना था कि सब वैसा ही चल रहा है जैसा पहले था। और मैंने कहा यार, इतना सब कुछ सरकार कहती है कि इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें बदली हैं। अरे भाई साहब, टूरिस्ट तो पहले पे भी आते थे, ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे ही किया जाता है। तो मैंने कहा कि आप ये बताइए कि आखिरकार आपको परेशानी है क्या, बेसिकली आपकी असली समस्या क्या है, कि 370 हटने के बाद आपकी दिक्कतें क्या बढ़ी? तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी नौकरियां चली गई। मैंने कहा नौकरियां कैसे चली गई? कि साहब इस तरह से चली गई कि पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरियां मिलती थी, अब डिपार्टमेंट्स में बाहर के लोग भी आने लगे हैं, बाहर के लोगों को नौकरियां मिलने लगी हैं। तो मैंने कहा कि यार ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, यूपी, बिहार, दिल्ली में तो सब बाहर के लोग काम करते हैं। अगर आप भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो दूसरे राज्यों के लोग यहां पर आकर नौकरी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये बात हमें पसंद नहीं आई। उनका केवल इतनी सी पीड़ा थी। फिर उसी समय हमारी टैक्सी आ गई, हम बैठ लिए। नियाज अहमद नाम का चालक था, एक सरदार जी हैं, उनका एक ट्रैवलिंग का काम है, उनके लिए वो काम करता है, ड्राइवर है उनका। और उसने कहा कि साहब मैं आपको घुमाऊंगा, 2-3 दिन, आप जितने दिन भी रहेंगे मैं घुमाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। युवा लड़का है, अभी हाल ही में उसकी शादी हुई है, सितंबर के महीने में पिछले साल। तो वो सारा दिन हमारे साथ रहा। मैंने उससे भी फ्रैंकली यही पूछा कि यार ये बताओ कि आप तो बिजनेस कर रहे हैं, एक ट्रैवल एजेंट के साथ जुड़े हुए हैं, टैक्सी चला रहे हैं, क्या चेंज आया है पिछले कुछ सालों में? उसने कहा सर, जमीन आसमान का चेंज आया है। आज की तारीख में
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की बात करूं अगर मैं, तो कभी भी सीजन टूरिस्ट का ऑफ नहीं होता और लगातार टूरिस्ट आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। और अभी देखिए न्यू ईयर पर बड़ा हंगामा रहा शहर में, खूब लोग आए, खूब लोग आए, हम सबको खूब सवारियां मिली, सारे होटल्स फुल थे, सारे रेस्टोरेंट्स फुल थे और लोगों ने लाल चौक पर इतनी ठंड होने के बावजूद भी देर रात तक खूब मस्ती की। तो मैंने कहा कि यार ये तो चलिए ठीक है, नई न्यू ईयर का मौका है, मैं अमूमन जो कॉमन बात है उसके बारे में बदलाव। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, मैंने उनका अनुभव बताया कि एक हमें मिले थे, वो इस तरह की बात कर रहे थे कि साहब नौकरियां हमारी चली गई। उन्होंने कहा सर ऐसा है, जिसको नौकरी मिलनी है उसे तो मिल ही जाती है, मैं तो ड्राइवरी कर रहा हूं तो मुझे तो ड्राइवरी ही करनी है, मैं नौकरी के लायक होता तो मैं भी कोशिश करता, और फिर इसमें कोई गलत नहीं है कि बाहर का आदमी कोई नौकरी कर ले यहां कर, तो क्या दिक्कत है। अगर लाल चौक पर तिरंगा फहराया जा रहा है और ये भारत का हिस्सा है, तो यहां पर किसी भी देश के किसी भी हिस्से से आने वाले व्यक्ति को नौकरी करने का राइट होना चाहिए। सही बात है। और उसने कहा कि सर मैं आपको रियली बताता हूं कि यहां पहले जब पत्थरबाजी होती थी और यहां पर कर्फ्यू लगे रहते थे, बड़े लंबे लंबे समय तक लंबे लंबे कर्फ्यू लगे रहते थे, लोगों के खाने के लाले थे। ये जो लाल चौक के आसपास आप दुकानें देख रहे हैं ना, ये दुकानें महीनों महीनों तक बंद रहती थी। और आज देखिए कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसका यहां पर शोरूम नहीं है, एक भी दिन बंद नहीं रहता है। संडे की छुट्टी होती है, संडे के दिन भी सबके सब खुलते हैं और सुबह से लेकर शाम तक कस्टमर्स की भीड़ रहती है। मैंने देखा भी घूम फिर कर वहां आसपास, बात तो सही कह रहा था वो। मैंने खैर उससे कहा कि यार यात्रा की शुरुआत है तो शंकराचार्य मंदिर से करते हैं। शंकराचार्य का मंदिर जो है वो डल झील के पास से पहाड़ी पर जाकर है, लगभग 9-10 किलोमीटर। वहां पर हम गए टैक्सी से, कुछ दूर थोड़ा सा वहां पर ऑटो का सफर करना पड़ा क्योंकि ट्रैफिक काफी था और इतनी गाड़ियां ऊपर जा चुकी थी कि नीचे गाड़ियों का जाना बंद कर दिया गया था। शंकराचार्य मंदिर पहुंचे, भगवान शिव का मंदिर है, आप सब लोग जानते ही हैं वहां पर, और कभी बताते हैं वो राजेश खन्ना की फिल्म है आपकी कसम, उसका शूटिंग हो चुका है उसमें वहां पर, वो तो खैर अलग चीजें हैं, लेकिन भगवान शिव का मंदिर है और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। भीड़ थी जबरदस्त, आने जाने वालों का जबरदस्त तांता लगा हुआ था और हर हर महादेव के नारे के साथ वहां दर्शन हो रहे थे। लोग दान दे रहे थे, दान पेटियां भरी हुई थी, पर्चियां कटवा रहे थे, गूगल पे से पेमेंट कर रहे थे। भावनाएं लोगों की अलग ही तरह की थी। बर्फ पड़ी हुई थी चारों तरफ, बर्फबारी वहां पर हुई थी, सारे श्रीनगर में बर्फ ही बर्फ हमें देखने को मिली है और वहां पर माहौल बिल्कुल ही अलग था। मैं मतलब कल्पना नहीं कर सकता कि श्रीनगर में इस तरीके का माहौल किसी मंदिर पर। और एक बात और भी बताऊं, जब आज हमने सारे श्रीनगर का दौरा किया तो भाई मुझे एक भी मंदिर कहीं नजर नहीं आया। हालांकि मेरे ड्राइवर ने यह बताया कि साहब जहां आप लाल चौक पर उतरे थे, जहां मैंने आपको ड्रॉप किया था, वहां पर मंदिर है लेकिन वो पीछे गलियों में है हटकर, लेकिन जहां भी जाइए बड़ी बड़ी शानदार मस्जिदें आपको बनी हुई मिलेगी। और शाम के समय तो जब हम लौट रहे थे 5:30 बजे, वहां से मेन श्रीनगर के बीच से लाल चौक से निकल रहे थे, तो अजान हो रही थी, पूरी श्रीनगर में अजान की आवाज गूंज रही थी। मंदिर की घंटियां, शिवालों की आवाज कहीं पर मुझे नजर नहीं आई। मैं कोई इसमें बायस नहीं हो रहा हूं, जो हकीकत बात है वो आपको बता रहा हूं। मुझे तो कहीं रास्ते में मंदिर भी नहीं मिले, एक गुरुद्वारा जरूर मिला। जब वापस हम अपने गेस्ट हाउस पर लौट रहे थे उस समय एक जरूर मिला। खैर शंकराचार्य मंदिर में हर हर महादेव का जो उद्घोष मैंने सुना, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी खली वहां पर, और हमारे बच्चे, हिंदू परिवार के लोग, महिलाएं जिस तरह की ड्रेसेस पहनकर मंदिर में जाती हैं वो बड़ा आपत्तिजनक लगा। शॉर्ट ड्रेसेस पहनना, रिवीलिंग ड्रेसेस पहनना, अत्याधुनिक ड्रेसेस पहनना, मुझे लग रहा था कि वहां लोगों का भाव जो था वो पर्यटन का ज्यादा था, धार्मिक कम था। हालांकि उस मंदिर की आप सब विशेषता जानते हैं कि वहां बरसों तक तो पूजा ही नहीं होती थी। वहां पर एक ट्रस्ट बनाई गई, राजा कर्ण सिंह जो थे इनके परिवार के लोगों ने बनाई वहां पर धर्मा ट्रस्ट, उसके बाद वहां पूजा पाठ का काम शुरू हुआ। खैर मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बहुत बुरा लगता है कई बार कि जब हमारे हिंदू धर्म की महिलाएं, बेटियां, बहुएं इस तरह की ड्रेसेस पहनकर वहां पर जाती हैं। ये भाई बात मुझे बिल्कुल खली। आप टूरिज्म में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आप कहीं भी जाइए, आप डल झील में घूमिए, किसी मार्केट में जाइए, लाल चौक पर जाइए, लेकिन मंदिर में कम से कम आपको शोभनीय ड्रेसेस पहनकर जानी चाहिए थी। उसके बाद हमने डल झील घूमी।
डल झील में फ्लोटिंग मार्केट है, वहां पर घूमे और इत्तेफाक देखिए कि एक मेडिसिन लेने के लिए वहां मेडिकल स्टोर भी जो है फ्लोटिंग मार्केट में ही है। पानी के बीच में से गलियां बनी हुई हैं, दोनों तरफ दुकानें होती हैं, पूरी फ्लोटिंग मार्केट है, हर चीज मिलती है वहां पर। तो हमें थोड़ी सी एक मेडिसिन की आवश्यकता थी, तो एक दुकान पर हमें शिकारे वाला ले गया। हमने शिकारा किया था पूरी डल झील को घूमने के लिए, पूरे दिन के लिए। और वो जिस घर में लेकर के गया, तो उस घर की मालकिन एक विधवा मुस्लिम महिला थी, जिसके पति फारूक का निधन हो चुका था 11 साल पहले। एक बेटा है, 2 छोटी बेटियां हैं और एडल्ट हैं, 3 बच्चे उनके। उनके घर से हमने बहुत अच्छा स्टोर बनाया हुआ था, बहुत बढ़िया। और फिर उनसे जब बातें होने लगी, बहुत बढ़िया बातें बताई उन्होंने ये बताया कि उनका बेटा गोवा में ज्वेलरी का जॉब करता है और उनके घर पर हैदर फिल्म की शूटिंग हुई थी। फिर उन्होंने अपना पूरा घर भी घुमाया, कह रहे थे कि यहाँ पर शाहिद कपूर आए थे और विशाल भारद्वाज आए थे, उन्होंने यहाँ पर फिल्म शूट की थी। बहुत अच्छा लगा सुनकर। और उन्होंने बताया कि हमें कुछ पैसा भी मिला था उनसे, लेकिन उनकी दुकान के बाहर उन्होंने लिखा हुआ था कि हैदर फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई है। फिर मैंने उनसे कहा खाना क्या बनाया है, तो उन्होंने कहा कि एग करी बनाई है और चावल बनाए हैं, अगर आप चाहें। मैंने कहा भाई थोड़ा सा खिलाइए मुझे। मैंने थोड़ा सा उनका खाना भी टेस्ट किया, हमने उनका पूरा घर भी घूम कर देखा। बहुत सुंदर घर बनाया हुआ था, बहुत व्यवस्थित घर बनाया था, बहुत खूबसूरत किचन थी। छोटा सा घर था, टीन शेड से चारों तरफ से कवर था, पानी के बीच में, और दुमंजिला घर बना हुआ था। और उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो एक कमरा अंदर बनाया हुआ था, जो उनकी बेटी दिल्ली में जॉब करती है, बहुत ही खूबसूरत था। तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। कई बार ऐसा भी लगता है कि इत्तेफाक से हमें लिखा हुआ था कि हमें दवाई लेनी थी और हमें वहां जाना पड़ा, हम चले भी गए वहां पर। ये अच्छा लगा कि एक महिला अपने दम पर कारोबार कर रही है। और मैंने पूछा कि आपको कुछ दिक्कत है, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है ऊपर वाले की दुआ से, और सब कुछ बढ़िया है। फिर जब हम डल झील वगैरह से घूम लिए, काफी लंबा सफर रहा। शाम दोपहर बाद थोड़ा सा ठंडा मौसम होने लगा, डल झील में बहुत ठंडा था, बर्फ पिघल चुकी है लगभग आधी डल झील की। हम बहुत अंदर तक, बहुत कई किलोमीटर हम उसमें घूम करके आए, बहुत ठंडा था, कंबल लेकर बैठना पड़ा। और उसके बाद जब बाहर निकल कर आए, तो ड्राइवर ने कहा कि सर आपको घुमाता हूं, आज उस इलाके से लेके चलता हूं जहां पर सारे वीआईपीज रहते हैं। एलजी मनोज सिन्हा जहां पर रहते हैं। गुपकार रोड पर गए, जहां पर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सब के घर हैं। लगभग सुनसान था, सन्नाटा था। वो जो जैसे कि उत्तर प्रदेश और राज्यों में जो मुख्यमंत्री आवास पर जो जलवा होता है, जो भीड़ भाड़ होती है, वो कुछ नहीं था, बिल्कुल शांत सन्नाटा, बिल्कुल नॉर्मल था। वहां पर बस कुछ सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां खड़ी हुई थी। हाँ, कुछ लोगों से मैंने यहाँ के नेताओं के बारे में जरूर बातचीत की। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सब लोगों से आम जनता बड़ी नाराज है। सब लोगों का यह कहना है कि साहब ये तो चुनाव के समय नजर आते हैं, राजा लोग हैं, ये किसी की सुनते नहीं है। और आज शहर में जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, श्रीनगर में इतनी बड़ी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे थे, कम से कम 25-30 तो मैंने देखे हैं जो निर्माणाधीन है, अभी 2-3 साल में ही बने हैं। रिलायंस ट्रेंड्स, पेंटालून्स, सब बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं, गाड़ियों के शोरूम खुल रहे हैं। बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। और इससे श्रीनगर की दशा दिशा पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों ने कहा कि साहब बहुत बड़े बदलाव आए हैं और आज की तारीख में जितने भी बड़े ब्रांड हैं आपको यहां मिल सकते हैं और देर रात तक खुलते हैं। लेकिन हमारे मन में एक थोड़ा सा वो होता है ना, भाव था। मैंने कहा कि यार यहाँ सारे ओनर्स जो हैं वो मुसलमान हैं, ड्राइवर भी, गाड़ी वाले भी, सब मुसलमान हैं। हालांकि हमारा जो एजेंट था वो तो सरदार जी था, ड्राइवर जरूर मुस्लिम था। तो मैंने कहा, एक लाल चौक पर एक जगह हम लोग शॉपिंग कर रहे थे कुछ कश्मीरी प्रोडक्ट्स की, तो वहां पर मैंने एक दुकान वाले से पूछा, मैंने कहा यार यहाँ सारे क्या मुसलमान ही है, दुकानों के मालिक? उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, आगे थोड़ा सा जाइए, लाल चौक से शक्ति स्वीट्स करके एक दुकान है, 2 मंजिली 3 मंजिली दुकान है, बड़ा शोरूम है, वो हिंदू का है, वो एक अकेला सब पर भारी है। 50 साल से यहां पर उनकी दुकान है, मिठाई की, रेस्टोरेंट वगैरह है। उन्होंने कहा छोले भटूरे, साउथ इंडियन डिश, कुछ भी आपको खाना है वहां मिलेगा और बहुत हाई क्वालिटी का। पूरे कश्मीर में उनके स्टैंडर्ड की मिठाई आपको कहीं खाने के लिए नहीं मिलेगी।
तो उन्होंने कहा कि भाई आप, ये तो बात सही है कि यहाँ ज्यादातर लोग मुसलमान रहते हैं, तो ज्यादातर दुकानों के ओनर्स भी मुसलमान होंगे, लेकिन शक्ति स्वीट्स वाला जो है वो अकेला सब पर भारी था। फिर हम जब लाल चौक पर घूम रहे थे तो मैंने वहां पर कुछ एसएसबी के जवानों की ड्यूटी लगी हुई थी, मैंने उनसे भी बातचीत की, उनसे भी पूछा, हिमाचल प्रदेश के जवान थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा है, उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल शांति है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। और जहां आज आप हमसे खड़े होकर बात कर रहे हैं, 370 हटने से पहले कुछ साल पहले तक 2007, 8, 10, 15 तक यहां तक ये हालत थी कि यहां पर बैरियर्स लगे रहते थे। लाल चौक पर जहां पर आज झंडा फहरता है टावर पर, क्लॉक टावर पर, वहां तक लोग पहुंच भी नहीं पाते थे। सीआरपीएफ के जवान टूरिस्ट को ये कह देते थे कि नहीं आप लाल चौक की तरफ मत जाइए, वहां खतरा है। किस बात का खतरा है? आज कुछ भी नहीं था। कनॉट प्लेस से ज्यादा भीड़ थी वहां पर, और बच्चे किलकारियां मार रहे थे और मस्ती से घूमते फिर रहे थे। और जो वहां आसपास के दुकानदार थे वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि मोदी जी आए, खुद यहां पर झंडा फहराएं। आज हमारा कारोबार दूसरे लेवल पर है। जो कभी पुराने कपड़े लाकर बेचते थे ना वहां पर, उनका यह कहना था कि आज हम ब्रांडेड जैकेट लाकर बेच रहे हैं। और यह सब कुछ 370 हटने के बाद संभव हुआ है। अब कोई आलोचना करने वाला तो आलोचना करता रहे, इसका कोई इलाज है नहीं। तो मुझे लगा कि अपनी इस यात्रा के अभी जो ये शुरुआती अनुभव है, इससे मैं आपको जरूर अवगत कराऊं। कुछ और भी खट्टी मीठी बातें होंगी, बाद में शेयर की जाएंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की काया पलट कर दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप आइए, घूमिए, कहीं भी जाइए, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, आपको वहां जाने के लिए पास बनवाना पड़ेगा। बेधड़क बेधड़ल्ले आप कहीं भी जाइए, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।